हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 25 के बारे में, जो कि साइंस सब्जेक्ट की है, क्लास 9 के लिए जारी की गई है। 31 अगस्त की, यानी कि अगस्त महीने की आखिरी वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। जब हम इसके टॉपिक को देखेंगे तो हम ध्यान से देखने में मिलेगा कि अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, ये उसी चैप्टर का पार्ट है। इसमें हमें आज माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियाँ पढ़ना है। और अगर आपको कुछ याद हो तो ये हमारी पुरानी वर्कशीट, यानी वर्कशीट 22, 23, 24 का भाग है, आगे वाला भाग। तो इसमें हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियों के बारे में। तो आइए देख लेते हैं पहले जरा आपकी एनसीईआरटी की किताबें क्या कह रही है माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियों के बारे में। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं, आइए जरा। तो ये आपका अध्याय 5 और उसका 5.2.5 भाग माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या लिखा है आपकी किताबों में, ये देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी के संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। तो क्या कहना चाह रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है और इसे ऊर्जा मिलती है एटीपी के द्वारा। ठीक है, तो एटीपी से जो ऊर्जा मिलती है क्या करता है वो, शरीर नए कार्यों करने के लिए या नए यौगिकों को बनाने के लिए और यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी से संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। अब क्या बात कर रहा है ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली अधिक वलित होती है। यह विलय एटीपी बनाने के वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र बनाता है। तो ये तो कैसी हो गई, ये बाहर की झिल्ली हो गई दोहरी झिल्ली के कारण। अंदरूनी झिल्ली कैसी हो गई, ऐसी। तो ये क्षेत्र बढ़ जाएगा इसका, तो जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा एटीपी का निर्माण होगा। तो आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगांग है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है, अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है। और ऐसा और कौन कर सकता है, ईआर। ठीक है, यानी अंतर्द्रव्य जालिका, ऐसा एक जो कर सकती है वो ये है। और इसमें भी RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं आपकी वर्कशीट्स में क्या लिखा हुआ है। तो आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है, कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे प्राप्त होती है, देखिए क्या कह रहा है। यह काम भी एक कोशिकांग द्वारा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो हमने पीछे पढ़ा था वही बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का उत्पादन कर देता है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इस आगे क्या कह रहा है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। एटीपी का निर्माण कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन या सांस जब लेते हैं तब होता है। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है ये कि एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। एटीपी में जो हम संरक्षित करके ऊर्जा को रखते हैं वही ऊर्जा होती है कोशिका की। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली विलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, इसलिए ये अपनी कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाता है। ये बात हमने वहाँ पे भी देखी थी एनसीईआरटी में। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काट चित्र क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है भीतरी झिल्ली ये कैसी होगी, ये वाली जो होगी जैसी मैंने बताई थी आपको, एक ये बाहरी हो गई और ये भीतरी होगी इस तरह की, और बाहरी झिल्ली छिद्रित होगी, ये वाली बता दी आपको। ठीक है, तो अब राजधानियाँ पढ़ने से एक पहले थोड़ा सा एक बीच में एक चीज़ रहती है, प्लास्टिड।
प्लास्टिड क्या है जरा उसे देख लेते हैं, आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आइए देख लेते हैं। तो प्लास्टिड क्या है देख लेते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट जो कि श्वेत या रंगीन होता है। अब आगे क्या कह रहा है, जिसे प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो कुछ याद हो तो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, वह हरे पेड़ पौधे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे क्या मिलता है, प्लास्टिड के में तौर पे क्लोरोफिल मिलता है हमें, तो ये क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। आगे क्या कह रहा है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। तो इसके अलावा क्लोरोफिल के अलावा पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो क्या हो गया, जो रंगीन प्लास्टिड है वो कैसा हो गया, क्या हरा या कुछ हद तक पीला या नारंगी हो सकता है, लेकिन मेनली होगा हरा। तो हरा जब होगा तो वो क्लोरोप्लास्ट होगा। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंग नहीं होगा, रंगीन होगा या श्वेत होगा और उसमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन ऐसे पदार्थ संचित होंगे। तो अब आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है प्लास्टिड की भीतरी संरचना बहुत सी झिल्ली वाली परत जैसी होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। और प्लास्टिड बाहरी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था थोड़ी देर पहले, वैसे ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात प्लास्टिड की। अब जरा एक आपकी आखिरी जो कोशिकांग बचे हैं और वो है रसधानी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एनसीईआरटी का पहले भाग देख लेते हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्रह थैलिका है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो रसधानियाँ जंतु कोशिका में छोटी होने का मतलब या तो वो छोटी होंगी या फिर होंगी ही नहीं, ये समझ लीजिए। लेकिन जो पादप कोशिका है उसमें ज़रूर होंगी, क्योंकि इसमें देखिए अब आगे क्या कह रहा है, कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रसधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। तो ये क्या हो गया, काफ़ी बड़ी हो गई। अब आगे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। आगे कह रहा है ये, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं की स्फूर्ति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं और ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। तो ये क्या है, अमीनो एसिड या अम्ल, शर्करा, विभिन्न तरह के कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन को ये अपने अंदर समाहित रखती है। अब क्या कह रहा है ये आगे, एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा में खाद्य रसधानी में उनका द्वारा उपयोग में लाया जाता है, खाद्य पदार्थ होते हैं वहाँ पे। और कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानी अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी किसकी, एनसीईआरटी की। आखिरी में एनसीईआरटी में आपको आपका जो चैप्टर है उसमें ये मिलेगा पढ़ने को, ये कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का, जरा देख लीजिए एक बार। वैसे प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे क्या करती है, कोशिका श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नए प्रोटीन बनाना में सहायता करता है। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगराकों की विशेष संरचना के कारण संभव होता है पाता है। तो जितने भी में कोशिकांग हैं और उनकी संरचना है उनके द्वारा ऐसा होता है, क्या होता है, श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और नए प्रोटीन का बनना। तो अंत में क्या कहता है, अंततः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी का पोर्शन। जरा आपकी वर्कशीट में क्या लिखा है देख लेते हैं। आपकी वर्कशीट में क्या लिखा है देखते हैं। आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, यह अभी हमने पढ़ा था कि होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पादप कोशिका बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका बड़ी की होती है 50 से, एक कोशिका का 50 से 90% तक का आयतन ले लेती है वो, तो इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है। पादप कोशिका में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फूर्ति पर देती है। कोशिका कठोरता स्फूर्ति किस लिए देती है, क्योंकि जो पादप कोशिका है वो स्थायी रहती है, एक जगह से दूसरी जगह हिलती डुलती नहीं ना, चलती है। जंतु कोशिका चलती रही है, तो इसलिए इस तरह का। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि संचयन भी होता है। तो ये क्या करता है, संचयन का काम भी करती है कई बार।
अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि को संचित करके रख देती है। आगे क्या कह रहा है, राजधानियों की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी की झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है या संरचना होती है। ये राजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। ये क्या करती है, कोशिका द्रव्य से अलग रखने का काम करती है। ठीक है, अब इसने वही बात बताई गई जो वहाँ पे थी, बताई गई थी, क्या, एक कोशिका जीवों में ये अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक जो रह गई है वो क्या है कि ये खाने के संचयन को करती है, खाने को रखने के काम को भी करती है। ठीक है, तो ये जरा आपके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा कोशिका में रासायनिक कार्य हों या अलग अलग कार्य हों, उनके द्वारा एटीपी के उत्पादन में मदद करता है। तो इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका का एक कार्य बताया जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका का अभी हमने देखा कई सारे कार्य हैं जिसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वे चाहे श्वसन हो, उत्सर्जन हो, पाचन हो, इस तरह कई कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। राजधानी का झिल्ली नाम लिखिए, की झिल्ली का नाम लिखिए। राजधानी पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंग है और राजधानी की झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आइए देख लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन आपको स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह में, ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम। अब पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित 3 पदार्थों के नाम लिखिए। पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित 3 पदार्थों के नाम, ये है नाम और ये है कार्य। ठीक है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।